अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग अफेक्टिंग जीआई सिस्टम। ऐसे कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हमारे जीआई सिस्टम पे इफेक्ट करती है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव जो हम आगे जाके एंड ऑफ दिस लेक्चर जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिम्टम और डिसऑर्डर जीआई के बारे में, जो ड्रग्स यूज़ की जाती है एंड इफेक्ट ऑफ जीआई ड्रग्स का यूज़र जो होता है वो डिस्क्राइब करेंगे, क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब करेंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट डिस्क्राइब करेंगे एंड सेकंड नर्सिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीआई ड्रग्स में तो वो कैसे होती है वो डिस्कस करते हैं, और ड्रग डोज जो होता है वो एक्यूरेटली कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो वो हम इसको बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, देन हम जो फर्स्ट पेज स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स यूज फॉर देयर इफेक्ट जीआई system or means gastrointestinal system is control the gastric acidity, regulate the GI motility and improve digestion। हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे जीआई सिस्टम को कंट्रोल कर देती हैं, उसकी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए और जीआई को रेगुलेट मोटिलिटी को एंड उसकी डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की अगर बात करें तो जीआई प्रोटेक्टेंट होते हैं। ऐसे कौन से होते हैं जो उनको इंजरी से बता दें, तो ड्रग्स दैट कोट एनी इंजर्ड एरिया इन द स्टमक टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। ऐसे हमारे पास कुछ प्रोटेक्टेंट होते हैं जो हमें स्टमक को फर्दर इंजरी से क्या कर देते हैं, बढ़ जाते हैं बाय द कोटिंग। ओके, तो कुछ हमारे पास ऐसे ड्रग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है H2 हिस्टामाइन, ओके, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट होता है। Drugs that block the H2 receptor sites used to decrease the acidity production in the stomach. H2 sites are stimulate the cause of release of acid in response to gastric or parasympathetic stimulation। मीन्स होता है कि H2 एक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका मकसद ये होता है कि वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके एंटागोनिस्ट जो होती हैं ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट बोलते हैं कि उसके बिहाइंड पे जो उसके अपोजिट जो होते हैं काम कर देती हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हिस्टामाइन 2 एंटागोनिस्ट ड्रग यूज़ करते हैं, जिनका काम यही होता है कि उनकी ब्लॉकेज को क्या कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है एंड जो एसिड की प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, सेकंड हमारे पास आता है पेप्टिक अल्सर। एरोजन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक और डिटेनियम रिजल्ट इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोड्यूस एंड म्यूकस प्रोडक्शन जीआई लाइनिंग पॉसिबल बाय द इन्फेक्शन बाय द हेलिकोबाइलरी बैक्टीरिया, जिसे सिंपल एलिकोबैक्टर बैक्टर बोलते हैं, स्पाइलोरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे स्टमक के लेयर्स के अंदर या डिटेनियम के लेयर्स के अंदर क्या कर देती हैं, एक होल्स बना देती हैं। मीन्स कि उसको इन्फेक्टेड करके क्या देती है, उसके लेयर्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ओके, देन उसको इन्फेक्टेड कर देती हैं। तो उसके लिए भी हम कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं। ओके, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास आ जाती है। एनी ऑफ द न्यूमेरस टिश्यू हार्मोन दैट हैव अ लोकल इफेक्ट ऑफ सम मीन्स से आप प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे हार्मोन्स होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर, जिसका काम ये होता है वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रक्शन और जीआई की डिक्रीज और इंक्रीज करना एक्टिविटी को, और पेनक्रेटिक जो एंजाइम होते हैं उनकी जो रिलीजिंग होती है उन पर भी जो इफेक्ट करते हैं वो कौन करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम पीपीआई बोलते हैं। सिंपल ड्रग होती है दैट ब्लॉक द एच के एप्टेज, ठीक है, enzyme system on the sacral surface on the gastric apparatus and interfere with the final acid production and lowering the acid in the stomach। अब मेन हम बात करते हैं स्टुबिलाकर में, तो वहाँ पे क्या हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी। मीन्स के जो फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, उस डिक्रीज कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही काम होता है भाई, उस चीज़ को कम्प्लीटली लोअर कर देना, ठीक है, ब्लॉकेज करना, जिसकी वजह से वहाँ पे सिक्रेशन जो हो जाए वो आए नहीं, और सिक्रेशन और प्रोडक्शन जो है वो लो हो जाए। प्रोडक्शन यहाँ पे लो हो जाती है, वहाँ पे सिक्रेशन लो हो जाती है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। एस्टिब्लाकर में हम उसकी सिक्रेशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन को कम कर देते हैं ताकि एसिड प्रोड्यूस ना हो और फर्दर जो है वो स्टमक को इंजरी होने से बचा सके। ओके, हिस्टामाइन 2 एंटागोनिस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास होती है जो ब्लॉक करते हैं रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिस्पॉन्स ऑफ गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन क्या होता है, हमारे पास हाइड्रो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करे। तो हिस्टामाइन H2 या हिस्टामाइन 2 का यही काम होता है कि एंटागोनिस्ट का यही काम होता है कि उसको ब्लॉकेज करें, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो
रिलीजिंग वो फैक्टर एच सी एल का वो कम हो जाए। तो उसमें से कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें हमारे पास सिमेटाडाइन होती है जिसे टेगामेंट बोलते हैं, रिंटाडाइन होती है, जेंटेक बोलते हैं, जैसे फेमाटाडाइन होती है, पेप्सिड होती है, एंड नाइट्राजाइड होती है जिसे हम एग्जिट बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, कौन सी ड्रग होती हैं, H2 एंटागोनिस्ट होती हैं। ओके, सेकंड अगर बात करें थेरेप्यूटिक एक्शन और इंडिकेशन की, तो H2 एंटागोनिस्ट कुछ क्या होता है, हमारे पास सिलेक्टिविटी ब्लॉक H2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनका काम ये होता है कि ये पेरेटल स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं जो ब्लॉक। अब H2 एंटागोनिस्ट काम क्या करता है, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से जो रिलीज ऑफ वेस्टर्न होता है वो पेरीमेट हो जाता है, और हार्मोन जो इसको लॉकर रिलीज कर रहा है एस्ट्रोमेन को, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसकी ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो जाती है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। ओके, तो ये उसका थेरेप्यूटिक एक्शन होता है। देन अगर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एंटिक एसिड, अ ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल दैट न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। अभी इसका ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन करवा रहा होता है स्टोमक के अंदर। ओके, जिसमें हम ये अवेलेबल हो जाती है नॉर्मली हम ओवर द काउंटर हम बोलते हैं को, बहुत से ऐसे एंटिक एसिड होते हैं जो हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं, ठीक है, और मेनली जो पेशेंट होते हैं वो सेल्फ ट्रीट भी कर लेते हैं, और बहुत से जो GI सिम्टम आ जाते हैं उनको वो ऑब्वियसली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन OTC के ड्रग्स लेके कर देते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन कैसे होते थे, डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें होता है कि सिम्टोमेटिक अपसेट ऑफ स्टमक एसिडिटी विद हाइपर एसिडिटी। अब एसिडिटी हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारे पास जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, ऊपर वाली जो होता है मेम्ब्रेन होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसके अंदर कोई चीज़ आ जाती है। तो मेन होता यही है कि एंटिक एसिड का यही काम होता है, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, इनको एज अ प्रोटेक्टेंट काम करता है ताकि वो चीज़ ना हो। तो हाइपर एसिडिटी में, पेप्टिक इसोफेगस में, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी में और हाइपोलैमिया में जो हम यूज़ करते हैं ड्रग्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटिक एसिड बोलते हैं, जिनका काम ये होता है कि वो स्टोमक एसिडिटी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, कंट्राइंडिकेशन ये होता है कि H2 जो होती हैं वो कॉमनली एलर्जी के साथ ऑब्वियसली नहीं दे सकते, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी वुमेन और लैक्टेशन वुमेन में हम ये ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करते हैं इसका, और इसका जो पोटेंशियल साइफर्स इफेक्ट होता है फीचर्स के अंदर और नर्सिंग बेबी एंड विद हैप्टिक एंड लेना रिस्ट्रिक्शन। ऑब्वियसली हैप्टिक और नर्व रिस्ट्रिक्शन होगा तो ये उस कंडीशन में ये ड्रग्स जो होती हैं वो कंट्राइंडिकेट होती हैं। ओके, अब PPI की बात करें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं जिनका यही काम होता है कि वो सिक्रेशन और प्रोडक्शन को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ओके, और एक्चुअल में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टोमक की लाइनिंग और लुमेन के अंदर होता है, तो उसकी सर्कुलेशन क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमारे जो स्टोमक एसिड होता है वो एवरेजली नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो हमारे पास इसमें सबसे पहले ड्रग्स की बात करें तो ओमेप्राजोल आ जाती है, जिसमें प्राइलोसेक आ जाती है, एजोमेप्राजोल आ जाता है, लेंसोप्राजोल आ जाता है, डेक्सामेथासोन आ जाता है और कैंटाप्राजोल आ जाता है। तो हमारे पास ये ड्रग्स होती हैं और क्लासेस होती हैं किसके, PPI के, जो हम यूज़ कर देते हैं उसमें GI ड्रग्स में। ओके, अगर थेरेप्यूटिक एक्शन और इंडिकेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जो पंप और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड की सीक्रेशन को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, और स्पेशली इनहिबिट कर देते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एडेनोसिन ट्राइसल्फेट एस्केटेट जो हम पढ़ के आए थे, तो उस सिस्टम को ब्लॉकेज कर देते हैं, उसको क्या इनहिबिट कर देते हैं जो पैराटाइट फेस के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो ये अगर ब्लॉकेज हो जाता है फाइनल स्टेज में होता है क्या है कि एसिड की प्रोजेक्शन क्या हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसमें एसिड का जो लेवल होता है स्टमक के अंदर वो कम हो जाता है। इसके कंट्राइंडिकेशन और क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपल यही होता है कि एलर्जी के पेशेंट में देखने होते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आ जाते हैं, और ऑब्वियसली वही सेम चीज़ है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन में जो होती हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें ख्याल रखनी हो जाती है, ये हमें सेफ्टी मेजरमेंट देखनी होती है, ठीक है। और जो सेफ्टी मेजरमेंट की बात करें तो पेशेंट जो होते हैं यंगर होते हैं 18 साल से, तो उनको जो होता है एक्सेप्ट फॉर द वो चीज़ चॉइस इफ इज नीडेड अवर चाइल्ड, उससे कम होती है उनमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं, लेंसाप्रोजोल का यूज़ करते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेफ्टी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस ड्रग्स आर एफेक्टली ड्रग्स हैव नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द पेशेंट यंगर देन 18 ईयर्स, वहाँ तक जो होती हैं उनके लिए ये वो जाती हैं प्रिकॉशंस की जाती हैं, सेफ्टी मेजरमेंट दी जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि मिनिमम जो यूज़ किया जाता है वो लेंसाप्रोजोल का किया जाता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं वो ऐसे जो होते हैं ड्रग्स से, ठीक है। मेन की अगर बात करें तो एशन कैप्टाइज होते हैं, ठीक है, ATPase होता है जो पंप ऑन है पेरेटल एंड अदर सेल्स के ऊपर होते हैं।
तो सेंसस में इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली तो डिजीनेस होगी, हेडेक होगा, एथनेसिया हो जाएगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी, वर्टिगो मीन के दिमाग का चकराना, इंसोम्निया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके मिनिमल एडवर्स इफेक्ट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम की बात करें तो डाइजेस्टिव एंजाइम और सबस्टेंस होते हैं हमारे जीआई के अंदर, जिनको क्या होता है कि वो हमारे फूड्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं और यूजेबल न्यूट्रिएंट बनाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये सफर्ड होते हैं, जिससे कि स्ट्रोक्स हो गया, सर्वाइकल ग्लैंड डिसऑर्डर हो गया, या एक्सट्रीम सर्जरी हो जाती है, या पेशेंट जो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाते हैं, पेनक्रियाटिक डिस्फंक्शन के जैसा आ जाते हैं, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है सर्च की बात है उनके लिए। तो ऑब्वियसली जो ये डिस्फंक्शन होगा तो हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। टू डाइजेस्टिव एंजाइम जो होती हैं वो हमारे पास रिप्लेसमेंट के लिए अवेलेबल होती हैं, जो हमारे लोअर एंजाइम में होते हैं। सेलेबरी सप्लाई देते हैं, जिसको माउथ कोट सेलिब्रेट बोलते हैं, और पेनक्रियास होते हैं, जिसे हम किरणोन और पेनक्रियास बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जो होती हैं ऐसी डाइजेस्टिव एंजाइम जो होती है वो रिप्लेसमेंट इन कंडीशन में दी जाती है जब ये पेशेंट किस में होते हैं, सेलिब्री ग्लैंड डिसऑर्डर से, सिस्टिक फाइब्रोसिस से, पेनक्रियाटिक डिस्फंक्शन से और स्ट्रोक से जो पेशेंट होते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास सप्लीमेंट होती है एंजाइम, तो वो हमारे पास कौन सी होती हैं, दो होती है। हो गया ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की। थेरापेटिक एक्शन की बात की जाए तो सलेबा सब्सट्रेट कंटेन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें कार्बोजान मिथाइल सेल्यूलोज होता है जो एक्ट करता है थिकनिंग एजेंट एंड माउथ ड्राई। अब माउथ ड्राई कंडीशन हो जाती है तो उसमें ये क्या कर देता है, एजर थिकनिंग एजेंट भी काम करता है। ठीक है, जो हमारे फूड जो होता है, ब्रेस्ट जो होता है, इजियर टू स्वॉलो एंड बिगिन टू अलिजाइजेशन, जैसी बात उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको क्या बना दें, ऐसी चीज़ बना दें, ऐसा इजियर बना दें तो हमारे स्वॉलो में करने में और इजी हो जाए, तो फूड को हम क्या क्रीमी बना दें। तो इसके लिए हम ये कौन सी एंजाइम लेते हैं, सैलिवरी सब्स्टिट्यूट लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यूज़ की जाती है जिसमें ड्राई माउथ हो जाता है स्ट्रोक कंडीशन में, रेडिएशन थेरापी में और दूसरी कंडीशंस में। तो अल्ट्रा कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो सेम वही चीज़ आ जाती है। एलर्जी को हाइपर पेशेंट को हम देखते हैं, ओके। हाइपरटेंशन पेशेंट में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन यूज़ कर देते हैं, क्वेश्चन देखना पड़ता है इसको हार्ट फेलियर में और रेनल फेलियर की बात करें। ठीक है, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है वो यूज़ नहीं किया जाता एलर्जिक पेशेंट में, सेम वही चीज़ है। ठीक है, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन एडिशन अगर बात करें तो both salivary and parental enzyme should be used cautiously in a pregnancy and lactation। सेम वही है कि हाई रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट होते हैं किस पेशेंट में, जो वुमेन होती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में। ओके, एडवर्स इफेक्ट से हमने ये बात की थी। एडवर्स इफेक्ट जो अगर इसका देखा जाए तो सिंपली यही होती है कि जीआई इरिटेशन हो जाती है, नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं और डायरिया। कॉमनली जो ड्रग हम यूज़ की जाती हैं तो ड्रग्स अफेक्टिंग गैस्ट्रिक सिक्रेशन और लेक्सेटिव होती है, एंटी डायरल होती है, एमेटिक होती है और एंटी एमेटिक्स होती हैं। ड्रग अफेक्टिंग जीआई सेक्रेशन, अब ऐसी ड्रग्स जो हमारे जीआई सेक्रेशन को अफेक्ट कर देती हैं वो कौन सी होती हैं, वो हमारे पास 5 टाइप में डिवाइड की जाती है जो हम पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, H2 एंटागोनिस्ट आ जाती है, पीपीआई आ जाते हैं, एंटिक एसिड आ जाती है, म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट आ जाती हैं और प्रोस्टाग्लैंड्स एनावल आ जाती हैं। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम पेप्टिक अल्सर में पेशेंट को देते हैं, या जिनका जीआई सेक्रेशन जो होते हैं वो डिस्टर्ब आ जाता है, तो उसको हम इम्प्रूव करने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करें H2 रिसेप्टर्स, ये जो होता है ड्रग ब्लॉक कर देती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सेक्रेशन को, प्रिवेंट कर देती है हिस्टामाइन को, जिससे रिसेप्टर जो होते हैं वो पैरेटल में मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल इसका मेन यही है जैसे हम पढ़ के आए हैं कि फेमेटाडाइन होता है, सिमेटाडाइन होता है, नाइट्रोडाइन होता है, रेनाटाडाइन होता है। ओके, एंटिक एसिड की बात करें तो ड्रग्स होते हैं जो इंटैक्ट करते हैं गैस्ट्रिक एसिड से, जिसकी वजह से जो हमारा केमिकल लेवल हो जाता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है। एंटिक एसिड हम किस में यूज़ करते हैं, पेप्टिक अल्सर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें गैस्ट्राइटिस आ जाती है, इसोफेगाइटिस आ जाती है, हाइपोलैर्निया। तो इन कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, एंटिक एसिड को यूज़ करते हैं। पीपीआई की बात करें तो पीपीआई के ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सीक्रेशन को सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लॉकेज। ठीक है, एंडाइबेट यहाँ पे क्या होता है, सप्रेस कर देती है सीक्रेशन को, जिसकी वजह से जो स्टमक की लुमेन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीक्रेशन हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसमें हमारे पास कौन सी आती हैं, 3 ड्रग्स, ओमेप्राजोल होती है, एस्मिप्राजोल होती है और लेंसाप्राजोल होती है। लेंस अगर इंडिकेशन की बात करें तो ये हम पेशेंट जो होता है शॉर्ट टर्म गर्ड के लिए यूज़ की जाती हैं, इसोफेगाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर सबसे ज़्यादा, एंड सोलिन
जोलेंजर एलर्जन के लिए भी हम क्या कर देते हैं, पीपीआई का यूज़ कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन होगा, इसके साइड इफेक्ट में डायरिया होगी, नोजिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें सिक्रेशन में क्या होगा, इनहिबिशन आ जाएगी, ड्राई माउथ होगा, ओके, ज़्यादा सिक्रेशन कम होने की, डिक्रीज होने की वजह से डिजीनेस होगी, ड्राउजीनेस होगी, एंड रैशेस एंड बैक पेन होगा। कंट्राइंडिकेशन देते हैं कि हम रिनल इंपेयरमेंट और हेपेटिक फेलियर में ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट में भी हम इसका ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं। म्यूकस प्रेपरेंट की बात करें तो ये एक एजेंट होते हैं, एक कोट होते हैं जो इंजर्ड जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट कर रहते हैं, फिर हम उसको ओवर इंजर्ड बनाने से, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एसिड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई होता है, तो उसका का ही काम होता है कि जब एक बार कोई म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना एसिड रिलीज होगा तो उसको डैमेज कर देगा, तो म्यूकस प्रेपरेंट यूज़ करेंगे ताकि जो एरिया पहले उसको कवर करे और आगे भी उसको फर्दर बचा सके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या रहते हैं, सक्राफ्लेट आ जाती है, इसी के बायसमथ सबसे साइलेंट ये भी आ जाते हैं, हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। सॉरी, यहाँ पे है बेसमथ सबसे साइलेंट, ओके। एंड म्यूकस प्रेगनेंट की बात करें तो हम किस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे पेशेंट जो होता है इंसेक्ट इंड्यूस करते हैं गैस्ट्राइटिस में, और स्ट्रेस अल्सर प्रोड्यूस करने को प्रिवेंट करने के लिए, ड्यूरिनल अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका यूज़ करते हैं। सेमेंट कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी और नर्व इंपेयरमेंट, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल इंपेयरमेंट में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। प्रोस्टाग्लैंड्स ये एक एजेंट होता है जो सिंथेटिक करता है प्रोस्टाग्लैंड्स इवन अनलग दैट इम्प्लॉय द प्रोडक्ट लाइनिंग ऑफ म्यूकस ऑफ द ये एक एजेंट होता है, ठीक है, जिसका काम ये होता है कि म्यूकस जो होती है, लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। शुड बी यूज फॉर द इंसिडेंस, जहाँ वहाँ पेशेंट जहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, या रेगुलर अल्सर जो होते हैं अनडिस्पेंसेबल, जहाँ पे H2 एंटागोनिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम गैस का यूज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंड्स का यूज़ करते हैं। साइटोटैक की बात करें तो मीजोप्रोस्टोल होता है इसका एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है। ये कंट्राइंडिकेशन किया जाता है प्रेगनेंसी और अबॉर्शन के लिए, क्योंकि ये अबॉर्शन और प्रेगनेंसी अगर हम प्रेगनेंसी में देंगे तो ये अबॉर्शन का काज कर सकता है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो ये डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प कर सकता है। नर्सिंग केयर फॉर द ड्रग, ठीक है। अब मसला ये होता है कि गैस्ट्रिक सेक्रेशन की जो ड्रग्स होती हैं उसमें नर्सिंग केयर का काम क्या होता है, तो पेशेंट को इनक्रेज करते हैं कि वो स्मोकिंग ना करे, हेल्दी वेट जो मेंटेन करे, ठीक है, अवॉइड करे फिटिंग कपड़ा पहनने से, और कैफीन का ज़्यादा कम से कम यूज़ करे, जैसे कि फैटी फूड्स हो गए और स्पाइसी फूड हो गया, इनसे भी परहेज करें, क्योंकि ये ओबेसिटी काज करते हैं, पेट पे कैंसर, और गुड हाइड्रेशन जो होती है वो मेंटेन करते हैं, जिससे उनकी सिक्रेशन जो वो भी जो होती है मेंटेन रहती है, ठीक है, म्यूकस जो होती है। लेक्सेटिव हमारे पास एक ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो लूजन ऑफ स्टूल एंड इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, ये हमारे पास जो होती हैं कॉन्स्टिपेशन में यूज़ की जाती है, जिसमें होता है कि जो हमारे पास हार्ड टू स्टूल होता है उसको लूजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से बाउल जी को मूवमेंट होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इंडिकेशन मैंने जैसे पहले बताया कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं, CHF पोस्ट MI में यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट पार्टम में, और डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। कंट्राइंडिकेशन कहते हैं पेडियाट्रिक्स में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, डायवर्टिकुलोसिस हो गया, उसके साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, ओबेसिटी होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाते हैं, नोजिया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि लेक्सेटिव में ये होता है कि वो स्टूल को क्या कहता है, वाटरी बना देगा, तो ऐसी बात है वाटर जितना रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगी, फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो इम्बैलेंस होंगे, ठीक है। नर्सिंग केयर ऑन पेशेंट ऑन लेक्सेटिव, तो हम बाउल साउंड असिस्ट कर, नर्सिंग का काम ये होता है कि बाउल साउंड को असिस्ट करे, और एग्जेस्टिव जो लेक्सेटिव होती है वो ना ले, जिसकी वजह से जो वाटर ये हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाए, और ये होता है कि फाइबर्स इनटेक और फ्लूइड इनटेक का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और मॉनिटरिंग कर ले देते हैं हम साइंस एंड एंडोक्राइन इम्बैलेंस। एंटी डायरियल की बात करें तो एंटी डायरियल से ड्रग्स होती हैं जो हमारी इरिटेशन ऑफ GI को क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली रिलीव करवा देते होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इमोडियम आ जाता है, लोटोमिल आ जाता है, ठीक है, लोमोटिल आ जाता है। तो इंडिकेशन की बात करें तो एक्यूट एंड क्रोनिक डायरिया हो जाता है, उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, रिडक्शन कर देते हैं फीकल वॉल्यूम,
डिस्चार्ज फ्रॉम द इलेस्टोमाइटिस एंड ट्रेविस डायरिया। तो इन कंडीशन में हम एयर ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, एमोडियम एंड लोमोडियम। ऑब्वियसली जीआई ऑब्स्ट्रक्शन और हाइपरसेंसिटिव इनके कंट्राइंडिकेशन है। और साइड इफेक्ट की बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन काज कर पाएंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड टॉक्सिक मेगालोकान एंड यूरिनरी रिटेंशन। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। नर्सिंग केयर की बात करें तो ऑब्वियसली पेशेंट को हम ये देखना होगा कि उसका फ्लू, पेशेंट की जो पेन, एब्डोमिनल पेन है वो हम असिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट को इंक्रीज करवा रहे होते हैं कि फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा करे और इलेक्ट्रोलाइट्स जितने हो वो फ्लूइड से इनक्लाइन हो रहे, और स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा उसका इननेट आउटपुट जो हम होते हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। एमेटिक और एंटी एमेटिक की बात करें तो एमेटिक ड्रग्स वो होती हैं जो मोमेंटम को बढ़ा देती हैं, ठीक है। जब ड्रग का ओवरडोज हो जाता है या सर्टेन पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें आईपी केक सिरप हो जाता है, ठीक है, जिसमें केमिकल हो जाता है जो डाइजेस्ट को क्या होता है ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर सिग्नल चल जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाती है हमारे पास वोमिटिंग आ जाती है ज़्यादा। तो एमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो वोमिटिंग काज करवा देती हैं, ओके। और कंट्राइंडिकेशन अनकॉन्शियस पेशेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, जैसा क्योंकि एक तो उसकी फ्लूइड लॉस हो रहा होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होंगे तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा और सीवियर लिवर इन्फेक्शन हो जाएगी। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, डायरिया एंड जीआई एपिसोड होगा। एंटीएमेटिक्स आर ड्रग्स विच यूज टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग। अब वो हमारे पास जो ड्रग्स थी वो काज करवा रही थी वोमिटिंग हो, लेकिन अब एंटीएमेटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कंट्रोल करवा रही होती है कि नोजिया अगर वोमिटिंग है पेशेंट को तो उससे कंट्रोल करवाने के लिए हम कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, एंटी एमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। और इनको हम ये जो ड्रग्स होती हैं ज़्यादातर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी यूज़ की जाती है। ओबियसली प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो जाती है तो वुमेन जो होती है ज़्यादातर वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नोजिया एंड वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए भी यूज़ की जाती है। रेनल और हेपाटिक डिसफंक्शन में यूज़ की नहीं जाती है, और पेशेंट जो होते हैं हार्ट फेलियर में भी यूज़ की नहीं जाती है, ठीक है। एंटीएमेटिक्स की बात करें तो उनमें सबसे मेट्रोक्लोरोप्लामिड भी आ जाती है, ठीक है। हम ईपीएस मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड आउटपुट और इनपुट उसका देख रहे होते हैं और उसकी कॉन्शियस लेवल को बार बार हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द लेक्चर, ओके, थैंक यू सो मच।